राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनगोष्ठी रखी गई, जिसमें संघ के वरिष्ठ व पुराने कार्यकर्ता ने भी हिस्सा लिया, जिसके बारे में आप देखेंगे। ये आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है और मेसरी कॉलोनी स्थित है, जिसका भव्य इमारत आप देख रहे हैं और इसी के आगे बोर्ड लगा और बाहरी लगी हुई है कैंटीन यानी कि पुस्तकालय व बाहरी स्वागत चिन्ह लगाया हुआ है। और जैसा कि देख सकते हैं कि आरएसएस के यहाँ हमेशा ही नियमों का पालन अर्थात अनुशासन का पालन होता है, तो उसी अनुशासन के अनुरूप बाइकें खड़ी है व जूते चप्पल भी उसी प्रकार से रखे हुए होंगे। जैसा देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि ये पर लगा है छोटा सा बोर्ड व अंदर जो कि आदर्श विद्या भवन है उसके परिसर में लगा हुआ है ये पुस्तकालय, जो कि स्वयं सेवकों के जानने के लिए यानी आरएसएस को समझने के लिए ये बहुत ही साहित्य खरीदना जरूरी है। जैसा कि सभी जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको आरएसएस को जरूर पढ़े, ताकि आपके बच्चों के भी संस्कार बहुत ही अच्छे हो सके व संस्कारित जीवन जी सके। राष्ट्र के प्रति आपकी क्या अपेक्षा व आकांक्षा व आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी जांच करें, इसलिए आरएसएस को जानना बहुत ही जरूरी है। और देखते जैसे कि देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि शुरू हो चुका है कार्यक्रम और इसका आगाज कैसे होता है। जैसे कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंत्र के साथ ही होगा वंदे मातरम का गान और उसी के साथ होगा कार्यक्रम का शुभारंभ। तो देखते रहे बिजमाल हलचल चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे शेयर करना न भूलें। आगे एक से बढ़ करके एक आपको जानकारियाँ मिलेगी बिजमाल हलचल पर। तो सबसे पहले दिया जा रहा है आरएसएस के कार्यकर्ता और तात्पर्य जो सुने आप। श्रीमान भूपेंद्र जी, विभाग सेवा प्रमुख जालोर विभाग। श्रीमान संदीप जी जोशी, विभाग संपर्क प्रमुख जालोर विभाग। श्रीमान बाबूलाल जी, जिला प्रचारक भीनमाल जिला। श्रीमान राजेश जी, सह जिला कार्यवाह भीनमाल जिला। श्रीमान डॉक्टर भैराराम जी जानी, जिला संपर्क प्रमुख भीनमाल जिला। प्रमुख जनगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भूपेंद्र जी, विभाग सेवा प्रमुख। ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 विजयदशमी के दिन की। उस दिन डॉक्टर हेडगेवार ने 10 से 15 नौजवान युवकों के साथ ये घोषणा की कि आज से हम हिंदू समाज के संगठन का कार्य करेंगे। उस समय संघ में दैनिक शाखा, संघ की कार्य पद्धति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस प्रकार की ये पद्धति धीरे धीरे विकसित हुई। गत 2 अक्टूबर 2025 विजयदशमी के दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्थापना होने के बाद के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में संघ का कार्य प्रारंभ करते समय श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के आधारित जीवन शैली, गौरवपूर्ण परंपरा और संस्कृति वाला हिंदू समाज पुनः अपना गौरव प्राप्त करते हुए समाज संगठन का कार्य और श्रेष्ठ समाज का निर्माण, ऐसा विचार था। संघ की 100 वर्ष की यात्रा में सभी चरणों को पार करते हुए राष्ट्रभक्त, चरित्रवान व्यक्ति निर्माण यात्रा व्यक्ति निर्माण द्वारा स्वावलंबी हो रही है। प्रभात शाखाएं कितनी हैं? वर्तमान में भीनमाल में कितनी शाखाएं हैं? प्रभात और पर्चियों के द्वारा सवाल पूछे गए जिनका जवाब दिया गया, जो कि कुछ अंशुमन वाला सुनिए आप। भीनमाल में 23 शाखाएं हैं। वर्तमान में 14 शाखाएं चल रही है। 6 व्यवसायी, प्रौढ़ और उनकी शाखाएं हैं और 7 शाखाएं विद्यार्थियों की है। आप अगर जाएंगे तो नीलकंठ महादेव जी मंदिर में शाखा लग रही है। सुबह 6 बजे का समय है। शिवाजी शाखा आपकी कचेरी रोड विद्यालय में लग रही है। जागनाथ तरुण व्यवसायिक शाखा विनायक बस्ती में लगती है और अपने जो श्रीमान नगर है वहां माधव शाखा लग रही है और कॉलेज विद्यार्थी की शाखा रात्रि में लगती है। विद्यार्थियों की हर बस्ती में शाखा लग रही है। हम अगर समय का नियोजन करके आएंगे
तो हम सबको सब जगह शाखा दिखेगी। अगला प्रश्न। तुम तो करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारती माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। बीनमाल में सौदा शाखा लगना ये एक तथ्यहीन बात थी और इसी को सुनकर के काफी स्वयंसेवक दांतों तले उंगली दबाने लगे। यानी कि लोग सोचते हैं कि कहाँ पर संघ की शाखा लगती है, सभी लोगों को मालूम है, अधिकारी जानते हैं कि इनको पता नहीं होगा, तो ये गलत है। समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले गणमान्य नागरिक बंधु, मातृशक्ति, संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हिंदी और इंग्लिश में कोई एक वाक्य दे देते थे कि इसको 300 शब्दों में लिखिए, तो मुझे लगता है कि आपको एक संक्षिप्त में बता दिया गया है तो आप शायद समझ गए होंगे कि संघ क्या है। लेकिन फिर भी आज एक व्यवस्था की है, इसके निमित्त हम आज बातचीत करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2025 का वर्ष जो है एक महत्वपूर्ण वर्ष है। कैसे? अभी आप सब लोगों ने सबसे पहले वंदे मातरम राष्ट्रगीत का सब लोगों ने गान किया। राष्ट्रगीत जो था, हम जब गुलाम थे और बंकिम बाबू द्वारा जब 7 नवंबर 1875 को जो वहां की पत्रिका में इसको छापा और सब जनता का, विशेष रूप से क्रांतिकारियों का, ये एक तरीके का अभिवादन बन गया और वंदे मातरम कहते ही सब लोगों में एक जोश, उत्साह और आत्मविश्वास का संचार करने वाला और अंग्रेजों की घबराहट पैदा करने वाला हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पर झूल गए। उसका ये वर्ष जो है 150वीं वर्षगांठ अभी हम सब लोगों ने मनाई है उसकी। दूसरा, संघ जो मूल मंत्र लेके चलाता राष्ट्रभक्ति का, यानी हिंदू राष्ट्र का कहिए या हिंदू रक्षा का कहिए, तो और उसी को लेकर उसी पे आज भी अड़ेंगे हैं। परंतु संघ का जो पहले धरातल पर कार्य होता था वो नहीं हो रहा है, जो कि मैं सम आलोचक होने के कारण सत्य ही कहूँगा, क्योंकि अब है वो सभी होटलों में और होता है बाहर कुछ बिल्कुल तथ्य कृपया पूरा गुरुजी का घर था, गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, कुछ बालकों को लेके यहां से सुरंग करेंगे और किले में प्रवेश करके ऊपर से उसको हटा देंगे। अब वो उनका बालमन था, लेकिन एक देखिए उनके अंदर एक कितना क्षोभ था इन विदेशी आक्रांताओं के प्रति। ऐसे करते करते जब वहां के लोगों ने देखा कि ये बालक वास्तव में कुछ एक विरला बालक है, उसके बाद में ऐसा ही एक स्कूल का वाक्य हुआ कि जब ये वंदे मातरम, आपको पता होगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो ये जो नारा था वंदे मातरम, इसने अंग्रेजों को इतना कर दिया था कि उनको बंग वापस लेना पड़ा। और वंदे मातरम जहां भी गूंज हो जाती, उनसे इनके कान खड़े हो जाते थे, भयभीत हो जाते थे। तो ऐसे एक बार विद्यालय के अंदर, उसमें अंग्रेजों द्वारा फाइनेंस किए हुए विद्यालय थे, उसमें केशव भी पढ़ते थे। किसी एक अंग्रेज अधिकारी का उसके अंदर निरीक्षण था और इस वंदे मातरम पे बैन लगा हुआ था, लेकिन डॉक्टर केशव ने वहां सब क्लास के विद्यार्थियों को आपस में बातचीत करके कि जब जिस भी क्लास में ये अंग्रेज अधिकारी आए तो एक स्वर में वंदे मातरम बोलना है।
तो ऐसा ही हुआ जब वो अंग्रेज अधिकारी जिस क्लास में गया, वंदे मातरम वंदे मातरम। अब क्या है कि उस स्कूल पे सामत आ गई और अंग्रेज अधिकारी बड़ा नाराज हो गया और ऐसा किया कि स्कूल को बंद कर दो या नाम बताओ कि कौन था। तो आप देखिए उस स्कूल के किसी भी बालक ने ये नाम नहीं बताया कि केशव ने हमें कहा था। बताते हैं कि 4 महीने विद्यालय बंद हो गया, लेकिन किसी ने नाम नहीं बताया। और फिर बाद में अभिभावकों के साथ में मीटिंग हुई तो ये पता क्या कि भाई एक नॉमिनल आप माफीनामा लिख दो, तो कुछ थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर केशव या केशव बलिराम हेडगेवार उसने माफीनामा पे हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझा। उनको स्कूल से निकाल दिया गया और वो राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ के 10th पास किया वहां से, और पढ़ाई में भी वो पहले 10 में आते थे। ऐसा नहीं कि इस कामों में रहते हुए वो पढ़ाई के अंदर अव्वल नहीं थे। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो राजद्रोह का केस के लिए जो भाषण दिया था उससे ज्यादा तो खतरनाक इन्होंने स्पष्टीकरण में दिया वो है, इन्होंने कहा कि आप किस कानून के तहत यहाँ जज बन के बैठे हुए हो, आपका कोई कानून ही नहीं है, आप मेरे को क्या है कि सजा देने के लिए अधिकृत ही नहीं हो, आप भारत में किस कानून के तहत यहाँ बने हुए हो। तो उन्होंने कहा कि इस पे जो सेडिशन का केस लगाया गया है, राजद्रोह का केस लगाया गया है, पहले वाले भाषण के बजाय ये वाला ज्यादा इसका खतरनाक है इनका। इस तरह काम करते करते इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम किया, इन्होंने राजनीतिक जागृति के लिए तत्कालीन जो नेता थे उनके साथ काम किया, समाज सुधार जो थे उनके साथ काम किया। काम करते करते इनको इस बात का समझ में आ गया कि हम सब लोग लगे हुए हैं, हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर थे, इनको पता था कि केवल लक्षण देके यदि हम उसको दवाई देंगे तो उस समय बीमारी तो ठीक हो जाएगी लेकिन जड़ से ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने देखा कि ऐसे क्या कारण थे कि हम गुलाम हुए, और वो ये कहता है कि 1600 ईसा के 1 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक भारत की जो विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान 33% था। कहने का मतलब पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 1/3 हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी जिसको हम कहते हैं 1/3। इसका मतलब यहां से बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे, हीरे जवाहरात, मसाले, इत्र, कपड़े। अब समय का मैं एक दूसरा में हटाओ। दूसरा आपातकाल, कहते करता कोई भरता कोई है। 1975 में आपातकाल इसलिए लगा कि भारत की एक विजन रहा है, भारत की एक दृष्टि रही है, उस परिवार से लेके वसुधैव कुटुंबकम तक जाते हैं। तो परिवार का शिक्षण क्या होना चाहिए आजकल? आजकल परिवार की क्या स्थिति है? परिवार टूट रहे हैं। पहले तो आरएसएस के जो प्रांत प्रमुख है बाबूलाल जी, उन्होंने विचार व्यक्त किया है हिंदू धर्म की संस्कृति से लेकर के डॉक्टर हेडगेवार और बलिराम केशव राव जी के विचारों तक को उनको जानने के लिए वह हिंदू समाज में हो रही डेमोग्राफी की कमजोरी जैसे कि और बिगड़ रहा है हिंदू समाज का स्वरूप, उसके परिवारों को लेकर भी अब उन्होंने अपनी राय रखी। इसी प्रकार से अलग अलग वक्ताओं ने और खास करके बाबूलाल जी ने अलग अलग 500 प्रभागों पर प्रकाश डाला। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि इसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं। देखते रहे भिंडवाल। कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो आपके लिए पूरा इसलिए बनाया है, वीडियो बड़ा जरूर है परंतु कुछ है उत्साहित करने वाला। तो जिस प्रकार से संघ के इस जन प्रभु जन गोष्ठी यानी कि 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रभु जनों की गोष्ठी बुलाई गई और गोष्ठी में प्रश्न उत्तर हुए, तो उसको काफ़ी लोगों को पता है कि ये क्या धरातल पर क्या हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, सभी को मालूम है। परंतु कुल मिलाकर किसी ने तीखे प्रश्न नहीं किए, परंतु कुछ लोगों ने प्रश्न जो किए कि उनका जवाब सुनकर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो कुल मिला के संगठन धरातल पर काम करे तभी आगे बढ़ता है। अदरबम में और अदरबम लोगों को साथ में लेकर चलता है तो अधिकारी ऊपर रहते हैं और 20 के 20 में लटके रहते हैं और धरातल पर कुछ कार्य नहीं होता है। तो जो संघ है तो
तो अब उसकी जो शाखा है बीजेपी जो कि सत्ता में आई है, तो इसके बाद में तो कई सत्तालुप लोग और स्वार्थी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, और निष्पक्ष और निस्वार्थ लोग थे जो सत्ता में लाने वाले थे, वो एक तरफ खिसक चुके हैं। तो इसी प्रकार से संघ अब धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता है, जो कि सभी को ज्ञात है, और इसी को लेकर के इनको किए गए थे कड़े प्रश्न। तो इसी के साथ में जब ये कार्यक्रम जब संपूर्णता की ओर जब आगे बढ़ता है, तो काफ़ी लोगों का मजमा जो कि नेता लोग हैं, जैसे कि लूबाराम चौधरी भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे, तो उनके आगे पीछे होने लगा। जैसे कि इन तस्वीरों में आप आगे बढ़ कर के देख सकेंगे कि लोगों को जैसे कि नेताजी को देखते ही उनके आगे पीछे हो जाते हैं हमेशा की तरह से, और अपने स्वार्थ के प्रति लयबद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे भिनमाल हलचल पर, जो कि साफ और स्पष्ट कहने वाला स्पष्टतावादी चैनल है, आपका अपना चैनल भिनमाल हलचल, जो कि जिससे आपका प्यार मिलता है, उसी को लेकर उत्साहित होकर के जो सत्य से सत्य की बातें तक कह डालता है, क्योंकि बिना लाग लपेट के, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा स्वार्थ और स्वार्थ केवल राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति है, और किसी के प्रति निष्ठावान नहीं है। किसी पार्टी के प्रति भी हमारा कोई स्वार्थ निष्ठावान नहीं, क्योंकि हमें किसी से कोई लाभ प्राप्त नहीं करना है। और जो लाभ प्राप्त और पदलोपी लोग हैं वो अंदर घुस जाते हैं किसी संगठन में और पद पर पड़े रहते हैं, और उस संगठन को मूर्त पर्याय घोषित कर देते। तो ये हम सभी तरीके से जानते हैं, और इसी को बात लेकर के हर किसी से कड़ा प्रश्न और कड़ी समीक्षा करते हैं, कड़ा विश्लेषण करते हैं। तो ये हर किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि सभी को अपनी प्रशंसा चाहिए। वो अपनी कोई गलती बता दें तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो इसी को लेकर के उनसे प्रेम पूर्वक की बातें की जाए, और उनको आगे बढ़ाने की और उनको बड़े बताने की बात उनके मुंह पे बोली जाए, और मुंह पर मिठू बना जाए, तो वो उनको अच्छा लगता है। अगर जो सत्यता कही जाए तो उनको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है। परंतु जो संघ के प्रति हमारी निष्ठा है वो सभी नहीं है। किसी को जानने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने कभी कोई किसी संगठन से स्वार्थ प्राप्त नहीं किया। उल्टा हमने किसी संगठन को बहुत कुछ दिया, हमने अभी तक कुछ राष्ट्र व सनातन धर्म के नाम पे लिया नहीं है। तो इसी को लेकर के हम अपनी बात पर अडिग हैं, और अडिग थे और अडिग रहेंगे। तो आगे चल कर के आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग किस नेताओं के प्रति आकर्षित होते हैं। और जैसे कि लूबाराम जी चौधरी, जो कि आपको पगड़ी दिखाई दे रही है साफ साफ, तो इसी को लेकर आप आगे चल कर के इन तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार से लोग उनको घेर लेते हैं और जमावड़ा लगाते हैं, यानी कि उनके प्रति कितना आकर्षण है लोगों को। यानी कि समस्याएं जहाँ की तहाँ है, परंतु खुद लूबाराम जी को कहना पड़ सकता है कि वीडियो बंद कर, वीडियो मत उतार, क्योंकि बात ही ऐसी कुछ नाजुक चल रही थी। जो बात है वो जल जीवन मिशन को लेकर है, या कह सकते हैं भिनमाल वाले जानते नर्मदा संघर्ष समिति के सदस्यों को, जो कि ER प्रोजेक्ट को लेकर है, जो कि वो भी पूरा नहीं हुआ है। परंतु उनको बात कुछ समझ में नहीं आती है, और आती है तो वो इतनी आती है कोई कमज़ोर नस न पकड़ जाए, कोई रिकॉर्डिंग न कर जाए। इसी बात को लेकर के जैसे कि देख सकते हैं खुद मुझे कहेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग मत कर, वीडियो बंद कर। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारी नेताओं की नेतागिरी, हम कितने प्रेम से कितना ही मेहनत करके उनको जीता है, और उनका तथ्य उनके पास, हमारा सत्य हमारे पास। तो देखते रहे भिनमाल हलचल चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।